अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, हर दौरे हुकूमत में शहर कायद के लिए कई मंसूबों का ऐलान किया गया, कई वादे किए गए, शहरियों को सहूलियात देने का कहा गया और पेरिस और लंदन बनाने के अज़्म का भी इजहार किया गया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वादे जो कभी वफा नहीं हुए। कराची जो पूरे मुल्क को पालता है एहसास कमतरी का शिकार है। मायूसी बहुत ज़्यादा है यहाँ के नौजवानों में। यहाँ के रहने वालों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। कहने को कराची जो है वो मुआशी हब कहलाता है। हुकूमत के पास तजारती हब कराची के लिए क्या प्लान्स हैं? क्या वफाक कराची के लिए कोई मखसूस मुआशी पैकेज देने का इरादा रखता है या कुछ अहम होने जा रहा है? वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। हमारी सिमत दुरुस्त है, ये उनका कहना है। लेकिन अगर सच्चाई से थोड़ा सा देखा जाए तो सूरत हाल इससे काफ़ी मुख्तलिफ है और आवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं। कोई रिलीफ नहीं है आवाम को। महंगाई के डिजिट सिंगल पे आने से कहीं पर भी नहीं है कि आवाम को थोड़ा सा कोई रिलीफ मिल जाए। स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज सरमायाकारों के अरबों रुपए स्टॉक मार्केट में डूब गए हैं। शरह सूद में 2.5% कमी की गई है। मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब करेगा? तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल पिस ही गया है। तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। चौधरी अकमल साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब मेहर साहब माहिर मुआशियात ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इकबाल एडवानी साहब तज्जियाकार हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज्वाइन कर लिया है चौधरी अकमल साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है और देख रहे हैं इकोनॉमी की क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, अमेरिका में ट्रम्प साहब आ गए, देखते हैं क्या होता है। सर, ट्रम्प के आने से या ना आने से मुल्क पर या मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे ये तो आने वाला दौर ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो आवाम को परेशानी का सामना है, खासतौर पर कराची के आवाम को, उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास कराची के लिए कोई प्लान है? देखें, प्लान की अगर बात की जाए इकोनॉमी के हवाले से तो वो तो माशी हब है। जो भी प्लान होता है उसमें टैक्सेस की अगर हम कलेक्शन की बात करें या रेवेन्यू इवन कलेक्शन हो, सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, वो तो ज़ाहिर है कराची से आपको पता है सबसे ज़्यादा कलेक्ट होता है। पोर्ट यहाँ पे है तो जितनी भी इंपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है उसका शेयर कराची ही जो है वो करता है उसको। तो उस हवाले से तो नो डाउट के रेवेन्यू कलेक्शन में रेवेन्यू दे रहा है। 70% जी रेवेन्यू दे रहा है कराची पूरे मुल्क जी जी 70% जो है वो रेवेन्यू चौधरी अकमल साहब 70% रेवेन्यू कलेक्ट होता है। देने का मतलब ये होता है कि यहाँ के लोग दे रहे हैं ऐसा नहीं है, कलेक्ट होता है। क्योंकि देखे ना इम्पोर्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे इम्पोर्ट्स आती है ना तो वो सेल्स टैक्स वगैरह होता है या जो कस्टम ड्यूटी और दीगर जो टैक्सेस होते हैं ना वो यहीं पे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो एंड यूजर उसको पे करता है तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क के लोग उसको बेयर कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद 70% तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर है वो कराची में, सबसे ज्यादा टैक्स कराची से कलेक्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 70% नहीं है, दैट्स जस्ट फॉर रिकॉर्ड करेक्शन ना। लेकिन कराची का जो हिस्सा है 62% भी है, 65% भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है कराची का। और यहाँ के ताजिर हजरात ही है ना, उन्हें रिवर्स में क्या चीज मिल रही? हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करी, बहुत दावे करती है, बहुत वादे करती है, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। हर हुकूमत के यही दावे, यही वादे होते हैं, बड़ा आज़म जाहिर किया जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इस हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? नहीं, आप कह रही हैं रिवर्स में देते क्यों नहीं है? क्यों आश्रय देते नहीं है? क्या वादे किनारे देते नहीं है? ये भी जो है ना एक परफॉर्मेंस है ना कि आपके साथ अच्छे अच्छे वादे कर लिए जाते हैं, सुहाने ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि हम पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे। तो भाई जवाब में यही होता है। और हुकूमत ने जो है ना वो उनके पास जो है ना उनको इस वक्त अपना पता नहीं है कि हम जो है ना अगले हफ्ते तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। इतनी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, तो उसके इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है ना वो इकोनॉमी के ऊपर आते हैं। अब आज जो है वो वजीर खजाना साहब जो है ना वो बयान दे रहे थे कि हमारा जो टारगेट है वो अपनी क्रेडिट रेटिंग को बी करना है, यानी बी क्लास, मतलब अभी C++ के ऊपर है तो उसको हमने बी करना है। तो यानी जिस मुल्क का वजीर खजाना
ये सोच रहा है कि मुझे अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ानी है ताकि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दें, तो वो क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हम जो अपने जीडीपी को 7 या 8% की ग्रोथ पे ले जाएंगे, जब हमारा जो है ना वो टारगेट ही ये होगा कि हमने अपने आप को ऐसा मुल्क बनाना है जो कि कर्जे जो है वो लेने के लिए अपनी रेटिंग अच्छी कर ले। तो ये जो है ना सोच की, देखिए आप हर एक चीज जो है ना वो सोच के ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर आपकी सोच ही इस तरह की होगी, हाँ आप सोचने आप इस तरह सोचेंगे ये हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे हैं ताकि लोग हमारे यहाँ पे सरमायाकारी लाएं, हम इसलिए जो है ना वो इस्लाहात कर रहे हैं कि मुल्क की एग्रीकल्चर हो या सनत हो, सर्विसेज सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, वो ग्रो करें। तो इस किस्म की चीजें होनी चाहिए रादर देन कि आप जो है वो क्रेडिट रेटिंगों के चक्कर में पड़ जाएं। पहले ही कम है डॉलर, आप कह रहे हैं जी माशी अशारिये बहुत बेहतर हो गए हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, चले ये सब कुछ कम हो गया है तो उसके असरात जो है वो आम आदमी तक क्यों ही पहुंच रहे? डॉलर क्यों अब तक 278 रुपए का है? उस वक्त तक ये चीज बड़ी आज तो कराची में ही थे वजीर खजाना साहब, कराची में ही थे, समिट से खिताब भी किया। उन्होंने कहा हमारी सिमत बिल्कुल दुरुस्त है, हम बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी बड़ी कमाल की है और बहुत कुछ हम कर लेंगे, आवाम को बड़ा रिलीफ दे देंगे। कहना और अमली इकदामात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है अकमल साहब। देखिए अमले इकदामात की भी जो तरफ है ये कहना कि ये हमारी सिमत सही है, और आप जो है कहें कि ये मैंने इतनी दूर, और अगर आपकी रफ्तार स्लो है या सुस्त है तो उससे फासले तो नहीं जल्दी तय हो सकते ना। अब आपने जहाँ पे पहुंचना था या जिस मुकाम के ऊपर आज आपको होना चाहिए था, हम अनफॉर्चुनेटली उस मुकाम के ऊपर आज नहीं है, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो है ना वो थिंकिंग ही जो है ना वो कर्जों वाली है कि हमें इमदाद मिल जाए, कर्जे मिल जाए, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो आगे बढ़े। ठीक है, अयूब मेहर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अयूब मेहर साहब। जी अयूब मेहर साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नाज़रीन दोबारा हम रब्ता करते हैं अयूब मेहर साहब से। चौधरी अकमल साहब से ही बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, ये जो स्टॉक मार्केट को के आशारिये कहा जाता है कि मजबूत है, 92,100 इंडेक्स आगे निकल चुका है, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज हमने देखा कि 282 पॉइंट्स की कमी हुई और एकदम से जो वहाँ पर स्टॉक होल्डर्स थे उनके अरबों रुपए डूब गए। तो कैसे इसको होल्ड किया जा सकता है? ये तो बड़ा आर्टिफिशियल नहीं फील होता? आर्टिफिशियल नहीं है, एक 282 पॉइंट की करेक्शन थोड़ी बहुत जो है ना वो तो मार्केट में आती रहती है। अगर इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दें एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जाके, या इवन किसी एक आध कंपनी के भी शेयर्स बिकना शुरू हो जाए, तो इतनी जो है वो नेगेटिविटी मार्केट में आ जाती है, डाउनफॉल आ जाता है। लेकिन यहाँ जो ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज का 92,000 का इंडेक्स है, इसको अगर आप 2018 के इंडेक्स से कंपेयर करें ना, तो समझे 2018 का अभी भी 32-33 हजार के ऊपर है। यानी अगर आज हम 2018 में होते तो उसके 32,000-33 हजार के इक्विवेलेंट है आज का ये 92,000 इंडेक्स जो है। तो ये बहुत से लोगों को इस चीज का पता नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीजें, प्रॉफिट्स कंपनीज के ऐड हुए हैं, उसके बाद इन्फ्लेशन का जो बेस रेट है उसके चेंज होने की वजह से जो है वो इंडेक्स के ऊपर बहुत फर्क आया। तो इसको आप वो वाला 2018 या 17 वाला इंडेक्स ना समझें, अब उसमें काफी तब्दीली आ गई है। काफी सारी उसमें कंपनीज जो पहले थी वो अब नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज अब छोटी कंपनीज रह गई हैं। तो वो जो इस वक्त 92,000 का क्रेडिट लिया जा रहा है ना, वो अब हम कहने को तो सही है, लेकिन जो टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग हैं दे नो वेरी वेल। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। अयूब मेहर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अयूब मेहर साहब। अयूब मेहर साहब, आप कैसे देखते हैं शरह सूद में 2.5% की कमी को मुल्की मईशत पर कुछ मस्बत असरात मुरतब करेगा ये? देखिए, ये बहुत अरसे से डिमांड थी बिजनेस कम्युनिटी की भी, इंडस्ट्री की भी, कि अनयूजुअल एक ग्रोथ थी। 22% तक चला गया था इंटरेस्ट रेट, और वो इतना हाई इंटरेस्ट रेट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट 5 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल था, शायद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान
आ रहा था, तो उस इंटरेस्ट रेट पर ज़ाहिर है बिजनेस तो पॉसिबल नहीं था। और आप देखें गुज़िश्ता 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर को बैंक से क्रेडिट जाता है वो नेगेटिव में जा रहा था, बोरोइंग नहीं कर रहा था प्राइवेट सेक्टर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई थी। तो और ये डिमांड थी, इंडस्ट्री की डिमांड थी कि इसको कम किया जाए, और अभी भी इसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, अगर ये नहीं कि एकदम से इसको इतना डिक्लाइन आ जाना चाहिए, लेकिन इसको ग्रेजुअली सिंगल डिजिट पे ले जाना होगा। इसका यकीनी तौर पे फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका फर्क पड़ता है। जब स्टेट बैंक बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बढ़ाता है। अब स्टेट बैंक के अपने जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट गवर्नर स्टेट बैंक ने अनाउंस की है, उसमें जो 6 रीजन आइडेंटिफाई किए थे इंटरेस्ट रेट में कमी करने के 2.5%, उसमें से एक ये था कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है आने वाले 3-4 महीने में वो डिक्लाइनिंग में देख रहे हैं। तो इसको फिर जब देखते हैं कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल हो रहा है तो फिर दूसरा एक प्रॉब्लम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के मैकेनिज्म का एक हिस्सा होता है। तो अब आई होप सो कि कमी की गई है तो जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको लैंडिंग बैंक की बढ़ेगी, और लैंडिंग बढ़ने से ये होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, तो आई होप कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो नियर फ्यूचर में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ा मैं जंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एकदम से बेरोजगारी मुल्क में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ट्रेंड बहरहाल है कि ट्रेंड शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी में कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक आम आदमी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक आम आदमी को नहीं पता होता है, एक लेमैन होता है, तो थोड़ा सा आसान उसमें बताइएगा कि अगर शरह सूद कम होती है तो एक आम आदमी को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। एक तो चलें ठीक है कि बेरोज़गारी में कुछ कमी वाक़ हो सकती है, और कुछ मज़ीद बेहतरी आ सकती है आम आदमी की ज़िंदगी में। देखिए, आम आदमी का जो ताल्लुक होता है, आम आदमी का इशू क्या है? आम आदमी का इशू जिसको अगर सम अप करके एक ही लफ्ज़ में बताया जाए तो उसकी आमदनी में कमी या गुर्बत है। ठीक है। और वो जो गुर्बत होती है उसको जब हम किसी तरह जो मेजर करते हैं, उसको उसकी पैमाइश करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं उसकी आमदनी से रिलेटेड। एक तो ये कि वो बेरोजगार ना हो, दूसरा ये कि चीजों की कमी, कीमत में जंप ना आए, महंगाई ना हो। महंगाई और बेरोजगारी, यही 2 एक आम इशू होते हैं। मैं टेक्निकल चीजों से अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि होता ये प्रैक्टिस ये बन गई है खासतौर पे मीडिया पे कि हम एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात शुरू कर देते हैं और उसके पोर्ट्रेट करते हैं इकोनॉमी की पिक्चर को। हर हुकूमत क्या है, किसी मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि जो भी हुकूमत में होता है, जो इक़्तिदार में होता है, वो एक मैक्रो इकोनॉमी की एक अच्छी सी गलोमी सी पिक्चर शो करता है कि देखिए ये हो गया है, ये हो गया है, अब तरक्की हो रही है। तो उसकी सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके बजाय अगर आम आवाम के लिए ये बताया जाए उनको क्या बेनिफिट है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया है, तो आवाम का बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट तो यही है ना कि बेरोजगारी में कमी हो, महंगाई में कमी हो, जिससे उसके हालात बदल जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव बहरहाल ये होता है कि महंगाई को और बेरोजगारी को कम किया जाए। ठीक। अच्छा, ये दोनों चीजें मैं कुछ टेक्निकल रीजन है जिसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कंट्रोल। एक वक्त में एक चीज पे फोकस किया जाता है। अभी जो फोकस था स्टेट बैंक का गुज़िश्ता 2-3 साल से, वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए था। अब ये अलग बहस है कि वो कर पाया या नहीं कर पाया। बहुत से इकोनॉमिस्ट इससे डिसएग्री करते हैं कि वो नहीं कर पाया, महंगाई की रीजन कुछ और होती है हमारे यहाँ। लेकिन अब स्टेट बैंक का फोकस जो है वो बेरोजगारी में किस तरह से कमी लाई जाए उसकी तरफ हो गया है। वो उसके मतलब एक आगाज हुआ है उसका। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेरोजगारी कम हो जाए, उसकी आमदनी बढ़ जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, यही एक आम आदमी का मसला होता है। जो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो जाहिर है यही बेनिफिट है एक आम आदमी का, फैमिलीज का। अच्छा अयूब मेहर साहब, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ज़ाहिर है मुल्की मईशत पर भी आप माहिर मुआशियात हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कराची में मौजूद थे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि जो महंगाई है वो 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पे आ गई है, बहुत कम हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह है और बहुत बेहतरीन है। तो उनकी डायरेक्शन सही होने से या महंगाई सिंगल डिजिट में आने से
आवाम को कहीं रिलीफ देख रहे हैं आप, क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है? देखिए, मैं पहली बात तो ये है, रिलीफ तो बात की बात है। मैं आई एम सॉरी टू से कि मैं उनकी डायरेक्शन सही है, मैं इससे एग्री तो नहीं कर रहा ना कि उनकी डायरेक्शन सही है। बहुत चीजें हैं अभी करने वाली, जो हम माजी में बहुत सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत अरसे तक 7% रहा है, अभी 2.5 और 3.5 के दरमियान खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और IMF प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो जब तक वो ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी में, जीडीपी में, तो बाकी मसले उसी से अटैच होते हैं। तो डायरेक्शन को ये हम ट्रैक पर आ गए हैं। एक दो चीजें जरूर सही हुई हैं, इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरी डायरेक्शन सही होगी इकोनॉमी की। ये अभी खुशहाली होगी, इतनी जल्दी इसमें जंप नहीं करना चाहिए, प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम में, आपने एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, और जाहिर है आपने फोकस कराची पे किया था। कराची इज हब ऑफ इकोनॉमिक पावर है, बाकी मुल्क का भी मसला है, लेकिन कराची का बहरहाल खास मसला है। मैं इन जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस पे, देखें दुनिया के तमाम ममालिक में इंक्लूडिंग नेबर कंट्री, इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज में भी, कि जो मेट्रो सिटीज होते हैं ना, जो बड़े शहर होते हैं, इंडिया ने 7 शहर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, चाइना ने, इंडिया ने, अमेरिका ने, हर जगह इस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं कुछ शहर जिनको कहा जाता है कि ये पूरे मुल्क की इकोनॉमी के ड्राइवर्स हैं। अच्छा। उनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं या उनकी जो डेवलपमेंट होती है, उसके लिए स्पेशल फंड जो होता है वो हमेशा स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, अपार्ट फ्रॉम NSC अवार्ड, अपार्ट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन। लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं है, NSC अवार्ड की बात नहीं है। उसके लिए पूरी दुनिया की प्रैक्टिस की मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये होती है कि जो बड़े शहर होते हैं ये इकोनॉमी के ड्राइवर होते हैं, इकोनॉमी को ये फीड कर रहे होते हैं। हर जगह होता है, पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क में होता है। दूसरी चीज ये कि ये देखें, इन शहरों में जो लोग बेनिफिट ले रहे होते हैं, जो रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं, जो इलाज मालजे के लिए आते हैं, जो तालीम के लिए आते हैं, वो तो पूरे मुल्क के लोग होते हैं ना। तो पूरे मुल्क के लोग जब बड़े शहरों में आते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ही उस शहर को फंड किया करती है डेवलपमेंट के लिए। ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी नहीं है। ये मैकेनिज्म हमें लाजमी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं एक इंडिकेट करूं कि 2000 की डिकेड में एक चीज डिसाइड की गई थी, अगर बहुत सारे लोगों को याद होगा, मैं रेफर करना चाहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट किया करती थी एक टैक्स ऑक्ट्राई के नाम पर, जिसे महसूल चुंगी भी कहा जाता है। उसके मुतालिक बहुत शिकायत थी, बिजनेस कम्युनिटी को खास तौर पे शिकायत थी। तो उसके मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के लिए और बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए पूरे मुल्क में ये लॉ बनाया था, ये डिसाइड किया गया था कि ये जो महसूल चुंगी है या ऑक्ट्राई है, इसको खत्म कर देते हैं, फौरी तौर पे खत्म कर देते हैं। ऑर्डिनेंस जारी किया गया और ये डिसाइड किया गया कि इसके बजाय जो GST होता है, वो GST जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जनरल सेल टैक्स, उसका रेट 1% बढ़ा देते हैं। यानी उस वक्त रेट था 16%, तो उसको 17% कर दिया गया। और ये कहा गया ये जो 1% बढ़ाया गया है GST का, ये 1% फेडरल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों के जरिए लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया करेगी। वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, उससे लोकल गवर्नमेंट रिच हो गई थी। जो बड़े बड़े लोकल गवर्नमेंट के आपको याद होगा जो प्रोजेक्ट हुए थे, वो उस ट्रांसफर की वजह से हुए थे। अच्छा। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट NSC अवार्ड के जरिए सूबों को देती है, तो सूबे वही पैसे PFC अवार्ड यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। तो ये एक मैकेनिज्म मौजूद है डेवलपमेंट का, लेकिन इसके अलावा भी फेडरल फंड पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। ये पॉइंट्स हमें ज़हन में रखने होंगे। ठीक है, अयूब मेहर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। चौधरी अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चौधरी अकमल साहब, जैसे कि अयूब मेहर साहब ने कहा कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उस पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, हर उस शहर के लिए जो कि मेगा सिटी है, जो चला रहा है, जो ड्राइवर है पूरे मुल्क के लिए। तो आप नहीं समझते कि वफाक का जब हम मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहती है कि हमने तो 18वीं तरमीम कर दी है और सूबों को बाइख्तियार बना दिया है, सूबों को सारा इख्तियार दे दिया है, तो अब तो ये खुद बाइख्तियार है, खुद जनरेट करें अपने फंड्स और खुद उन पे लगाएं। तो सूबा सिंध में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करना हो गया, पानी का मसला, बिजली का मसला,
सेहत और दीगर जितने भी ये मेट्रोपॉलिटन जो मसाइल है, बुनियादी तौर पे तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जैसे कि बताया गया कि जो प्रोविंशियल जो फाइनेंशियल अवार्ड है, जैसे एनएफसी है, तो ऐसे पीएफसी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पीएफसी उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका। फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात कीजिए तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट का जो बजट है तकरीबन 1200 अरब रुपए का इस मरतबा फेडरल गवर्नमेंट का बजट उन्होंने रखा था, लेकिन अब उसमें टैक्स कलेक्शन चूंकि कम हुई है तो उसमें भी ये लोग थोड़ी सी कटौती वगैरह करेंगे, तो उसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नुमाइश से कायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके और नुमाइश तक जो है वो एक ग्रीन बस के रूट को जो एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसमें फिर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है, तो वो डायरेक्टली कैश देने के बजाय इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस कर रहे होते हैं। उस हवाले से चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखी जाती हैं कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उससे पैसा आ रहा होता है और उस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा होता है। अभी और बात है कि हमारे यहाँ पे पैसा करप्शन की नज़र हो जाता है या पॉलिटिकल उसका यूज बहुत ज्यादा होता है कि कराची का पैसा है और अलग किसी दूसरे शहर में रहा है या किसी दूसरे शहर का पैसा तो वो कराची में लग रहा है। तो ये रिसोर्सेज की एलोकेशन का मसला अपनी जगह पे है और ये उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसका निज़ाम जो है वो मजबूत नहीं होता और उसके जो नुमाइंदे हैं उनके पास उसूलन इख्तियार होना चाहिए, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या पूरे मुल्क का जो इकोनॉमिक ड्राइवर या इकोनॉमिक हब हर मुल्क में एक होता है। जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली है, अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे न्यूयॉर्क है, चाइना का शंघाई है। तो इस तरह के हर मुल्क में एक आदि शहर होता है जो कि पूरे मुल्क की इकोनॉमी का हब होता है। तो उसकी वजह से कराची को स्पेशल प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बीच में जो ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं कि ऐसा जो वो करप्शन की नज़र ज़्यादा हो जाता है या लॉ एंड ऑर्डर या हमारे ऊपर कवानीन का यहाँ पे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इस वजह से जो है वो कराची के ऊपर जो पैसे लग भी रहे होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते कि पैसे लगे भी हैं या नहीं लगे। सड़कों में किताबों में जो है वो सड़कें बन जाती हैं और ऑन ग्राउंड जो है वो बनी नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों का जो मसला है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। तो अवामी नुमाइंदों को जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है उनको अगर अकाउंटेबल करेंगे तो इस चीज़ में मज़ीद तेज़ी से काम किया जा सकता है। यानी इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा तो फिर ये चीजें सामने आएंगी। तो ये तो वही बल्दियाती मसाइल सारे आ गए ना कि बल्दियात की तरफ तवज्जो दी जाएगी तो फिर ही मसाइल का हल किया जा सकता है, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। अयूब मेहर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब महंगाई 3.5 सालों की कम तरीन शरह पर है आज, तो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? आवाम को क्यों नहीं नजर आता या आवाम को क्यों नहीं इसका फायदा मिलता कि उनको भी चीजें सस्ती मिले, जबकि कहते हैं कि कम तरीन शरह है महंगाई की? नहीं, देखिए, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब चीजें सस्ती होना नहीं होता। अच्छा, इन्फ्लेशन या महंगाई जिसको हम कहते हैं ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब इन्फ्लेशन होता है जो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं उनके बढ़ने की स्पीड को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन कम हो गया तो हम कहते हैं उनके प्राइस के बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। अच्छा, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है या ये मिसकंसेप्ट है मतलब है उनके प्राइस के बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। रिलीफ तो ये कहता है कि जो महंगाई, अगर पेट्रोल हमें 250 रुपए मिल रहा है, अगर वो 200 पे चला जाएगा तो हमारे लिए महंगाई कम होगी। नहीं, हाँ, लेकिन वो मतलब वो डिफ्लेशन होता है, वो तफरी से ज़रा है, वो अलग चीज है। अच्छा, वो महंगाई महंगाई का मतलब है चीजों के प्राइस के बढ़ने की स्पीड कम होने को हम महंगाई या अफरात ज़र या इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें देखिए एक चीज खास बात यह है कि आवाम को आपका बेसिक क्वेश्चन ये है कि रिलीफ कब मिलेगा। अब जब प्राइसेज इतनी हो गई हैं तो रिलीफ उसी वक्त हम कह सकते हैं रिलीफ मिला है। और यही एक फार्मूला होता है कि जो लोगों की आमदनी है वो महंगाई के मुताबिक होनी चाहिए। अगर महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, अगर आमदनी उससे कम स्पीड से बढ़ रही है तो फिर इकोनॉमिक मिजरी होंगी ना, परेशानियां तो होंगी। फिर अगर हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले तो और कीमतें पुरानी सतह पे तो नहीं जाएंगी ना, 10 साल पहले वाली कीमतें तो नहीं आएंगी, तो फिर जो आमदनी है वो भी तो फिर आज के हिसाब से होनी चाहिए ना। अब आमदनी को बढ़ाने का इकोनॉमी होती ही है ये अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बता देता है
कि जी महंगाई इसलिए हुई है या ऑयल की प्राइस इसलिए बढ़ी है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी, एनर्जी की प्राइस इसलिए बढ़ी है इलेक्ट्रिसिटी की कि गैस या बिजली या पेट्रोल महंगा हो गया था जिससे बिजली बनती है। ये जवाब नहीं है, ये तो एक अकाउंटेंट भी जानता है, ये तो एक एकेडमिक जवाब है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का या फाइनेंस की जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उनका काम रिलीफ देना होता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ये बता देना क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं बताना चाहिए क्यों बढ़ रही है, भाई नहीं बढ़ने दें, आपकी जिम्मेदारी है। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं या आप फाइनेंस मैनेजर हैं या फाइनेंस चलाने वाले लोग हैं, उनका ये जवाब कि जी इसलिए बढ़ रही है, इसलिए नहीं बताना चाहिए उन्हें। उनको ये बताना चाहिए कि करना चाहिए कि इसको ना बढ़ने दिया जाए, और अगर बढ़ गई आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि लोगों की इनकम बढ़े। इनकम कैसे बढ़ेगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, वो इनकी जिम्मेदारी है। उसका रीजन बताना इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि क्यों हुआ है ऐसा, उसका सोल्यूशन देना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक, अकमल साहब से भी पूछते हैं। अकमल साहब, ये जो हम ये सुनते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पे इंटरनेशनली कीमतें जो है वो बढ़ी हैं और पाकिस्तान में भी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कीमतें कम हुई लेकिन 3 रुपए 25 पैसे या 10 पैसे बढ़ा दिया गया पेट्रोल पर, तो ये आवाम के लिए बड़ा शॉकिंग होता है। तो थोड़ा आवाम की रहनुमाई के लिए, एक आम आदमी की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि हुकूमत को भी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं। तो अच्छा, एक तो महंगाई की जो शरह है या महंगाई में जो इजाफे की रफ्तार है ना, उसमें जो कमी हुई है, एक तो जो 7% क्लेम किया जा रहा है ना, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर है। अगर पिछले 4 महीने का हम एवरेज ले लेना तो दैट इज अराउंड 9%। और जो 39% की बात की जाती है वो भी जो है वो किसी एक महीने का था, लास्ट टाइम शायद जुलाई या अगस्त का था। ओवरऑल अगर ईयर टू ईयर हम कंपैरिजन करें तो 2023 में या 24 में 29.5% एवरेज महंगाई थी, उसके बाद जो है वो फिर 24.5% थी, और इस मरतबा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9% इन्फ्लेशन रहेगा। अब इसको अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में कहूँ कि जी एक चीज़ जो 100 रुपए की थी 2022 में, तो 29.5% महंगी का मतलब ये है कि वो 129 रुपए 50 पैसे की हो गई। अगले साल एवरेज इन्फ्लेशन 24.5% रहा, तो इसका मतलब ये कि उस 129 में 24.5% मजीद इजाफा हो गया। तो अब 129 का जो है वो 24.5% तकरीबन जो है ना वो भी यही बनेगा 29। तो हम फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं कि जी 155 के करीब हो गया टोटल। अब जो है वो कह रहे हैं कि जी ये जो 8% जो एवरेज 4 महीने का इन्फ्लेशन है, तो अब 155 का 8% और आप लगा लें तो ये तकरीबन कोई 12 रुपए मजीद बन जाता, तो 162 रुपए की वो चीज हो चुकी है जो कि 2 साल पहले 2022 में 100 रुपए की थी। तो ये समझे कि चीजों की कीमतें जो ऑलमोस्ट जो है वो 70 to 80% CPI की मैं बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें ज्यादातर जो है वो खाने पीने की चीजें, ट्रांसपोर्टेशन है, हॉस्पिटल मेडिकल के एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजों का एक जो बास्केट बनाई गई है, तो उन चीजों की जो एवरेज महंगाई है ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम जो है वो तकरीबन $1650 GDP पर कैपिटा की एक हम टर्म यूज करते हैं कि जो टोटल जो GDP है वो पर कैपिटा कितना था, तो वो पाकिस्तान का तकरीबन $1650 के ऊपर है, और ये 2 साल से मोर और लेस यहीं पे ही है। तो एक पर एनम तो अब हो ये रहा है कि इनकम आपकी वहीं पे खड़ी हुई है $1650 के ऊपर पिछले 3 साल से, और चीजों की जो कीमतें हैं वो आप ये समझे कि 70% एवरेज जो है वो इंक्रीज कर गई है। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हमें लगता नहीं है कि जी चीजें जो कम होती हैं, जैसे पेट्रोल की प्राइस कम तो हुई है ना, सही है, इस मरतबा 2-3 रुपए बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो प्राइस में कमी आई है। इसी तरीके से गंदम की आटे की हम बात करें उसमें कमी आई है, लेकिन चूंकि रियल इनकम में लोगों की इजाफा नहीं हुआ, तो इसलिए जो है ना वो महंगाई की रफ्तार में इम्पैक्ट नजर नहीं आता। यही वजह है कि आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी अकमल साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इकबाल एडवानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्ज़ियाकार हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल एडवानी साहब। वालेकुम सलाम। एडवानी साहब, महंगाई 3.5 साल की कम तरीन शरह पर है, लेकिन आवाम को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, 1 रुपए का भी फायदा नहीं। आवाम वहीं की वहीं है, खासतौर पे तनख्वाहदार जो तबका है वो तो चक्की के 2 पार्टों के दरमियान में पिस रहा है। वो कैसे देखते हैं आप सूरत हाल को?
देखिए, पहले आप ये समझें कि ये जो महंगाई जिसको कहती है गवर्नमेंट कम हुई है, ये आप इस तरह अंदाजा लगाते हैं महंगाई कम हुई है। महंगाई पिछले साल से कम नहीं हुई, उसकी जो परसेंटेज थी महंगाई की बढ़ने की वो कम हुई है। तो महंगाई कम नहीं होती और बढ़ती जा रही है, लेकिन परसेंटेज कम है। मैं आपको इस तरह बताऊं, ये हम लोग रोज देखते हैं ना, महंगाई कम हो गई, महंगाई, चीजों की प्राइसें कम नहीं होती। यानी समझे, जो चीज समझे पिछले साल 100 रुपए की थी, तो दूसरे साल वो 20% बढ़कर 120 की हो गई। ठीक है। तीसरे साल वो 125 की हुई, 130 की हुई, तो परसेंटेज 20 की बजाय 10% हो गया। महंगाई तो फिर भी बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है। प्राइस कम नहीं, प्राइस ज्यादा, यानी परसेंटेज जो महंगाई की हर साल बढ़ती है उसमें कमी आ रही है। ठीक है। यानी जो चीज 100 रुपए की है वो 105 की हुई है, 95 की नहीं हुई। मेरा मकसद कहने का ये है। अच्छा, जो तो आवाम पे कैसे उसका अच्छा असर पड़ेगा? उस हिसाब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, रोजगार नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिक के बिल कम नहीं हो रहे, तो किस तरह आवाम को फायदा होगा? ये सब चीजें आप देखें। हाँ, बोले जी। इकबाल साहब, वजीर खजाना तो ये कह रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन सही है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं और महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, 38% थी। वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत, हुकूमत ये कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है। हुकूमत अपने वादों या अपने अज़्म जो उनका था कि हम कराची को बहुत कुछ देंगे, कराची हब है, मुआशी हब है, तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि वफाक की तरफ से कुछ कराची के लिए किया जाएगा? कुछ वफाक के पास कुछ देने के लिए है भी कि नहीं, पहले तो ये सवाल है। और अच्छा। मुझे नहीं लगता वफाक कुछ दे पाएगी। लेकिन बात यही है, जैसे मैंने कहा, ये मतलब उस पे आदमशुमार, यानी जैसे स्टॉक एक्सचेंज की ऊपर नीचे की मार्केट पे ये मुल्क की तरक्की को बताते हैं। इससे कैसे हो सकता है कोई भी चीज? अभी आप 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाएगी, बोले पाकिस्तान तरक्की कर गया, फिर 2 दिन बाद स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ जाएगी तो कहेंगे पाकिस्तान डाउन हो गया। वो इस तरह की मार्केट को लेकर चलते हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। यानी महंगाई की परसेंटेज, जो बढ़ने की परसेंटेज थी वो कम हो रही है, लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है। मुझे बताएं, इतने वक्त से बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिक के बिल के हवाले से, अभी तक क्यों बिल कम नहीं हुए? आपकी बेसिक चीजें कोई कम नहीं होंगी तो कैसे महंगाई पे कंट्रोल होगा? बाकी रहा सवाल कि पाकिस्तान को कुछ देना है, कराची के लिए ये करना है, तो सिर्फ कराची में पहला सबसे बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर सही कर दें, उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर तो बाकी कराची कैसा है, कोई काम करने जैसा नहीं है। बोलते हैं, कहते हैं कि हम बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे बताएं, जिस सिटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ कौन इन्वेस्टर आएगा? तो कैसे हालात सही होंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो सही, उस चीजें कुछ कहने की हद तक तो बहुत कुछ कहा जाता है। आपको ग्राउंड पे आपको नजर आना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको नजर आ रहा है? आप खुद देख लें, कोई आम आदमी से पूछे, कोई चीज में कमी आ रही है? लॉ एंड ऑर्डर हर आने वाले दिन में खराब से खराब हो रहा है। हर खाने पीने की अशिया महंगी होती जा रही है। परसेंटेज जो हर साल बढ़ रहा था उस परसेंटेज में कमी हुई है, लेकिन चीजें तो महंगी होती हो रही हैं। तो क्या आप कह सकती हैं? ठीक है। अच्छा, इकबाल अडवाणी साहब, क्योंकि आपकी आलमी मंजरनामे पे भी बड़ी नजर रहती है, बड़ा आप उस पर भी नॉलेज रखते हैं, अमरीकी इंतखाबात और जो मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पे है, इस पे कुछ असरअंदाज होंगे? ट्रम्प साहब तो आ गए हैं सदर बन के। देखिए, ट्रम्प का जो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप समझे? प्रॉब्लम? हाँ, बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए। अच्छा। ये अभी देखिए, अमेरिका की पॉलिसी पूरी दुनिया पे असरअंदाज होती है। बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी चीजें उनकी पॉलिसी, लेकिन एक ऐसा सदर आया है अभी इनका, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कल क्या कानून बना देगा, कल कौन सा ट्यूट भेज देगा मार्केट में। आप देख लेना, कुछ अरसे बाद आपको हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ब्रेकिंग न्यूज ही मिलती रहेंगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस कर दिया, अमेरिकन सदर ने ये अनाउंस कर दिया। उस पर फिर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन वो मार्केट में बस सनसनी फैलती जाएगी। आप यही देखना, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क अनकंफर्टेबल हो जाएगा अमेरिका के साथ, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आएगी। रोज एक नए रूल्स आते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या है ट्रम्प साहब का, ये किसी से मशवरा नहीं करते, किसी से एडवाइस नहीं लेंगे, किसी से ये अपनी बातें करते नहीं। हाँ,
मैं आपको एक एग्जांपल भी देता रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर के 2-3 एग्जांपल दे दूं। 2 दिन पहले इन्होंने कहा मैं सब जंग बंद करवा दूंगा। अच्छा। सब जंग बंद करवा दूंगा, मुस्लिम लीडरों से वहां पे मिले, कहा मैं फलस्तीन की जंग बंद करवाऊंगा, मैं ये बंद करवाऊंगा, मैं सब गजा में बंद करवा दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यूज, जिसकी वजह से इनका वोट बैंक भी थोड़ा बढ़ गया। ठीक है। आज उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, मैंने 2-3 दिन का डिफरेंस बता रहा हूँ। आज उन्होंने एक अनाउंसमेंट की इलेक्शन के बाद कि हम ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। अगर जब ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे तो इसका मतलब मिडल ईस्ट के अंदर आप जंग चालू रखेंगे। उसी वजह वो अगर ताकत नहीं बनने देंगे तो आप उस पर अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगे, उसका एटमी तंसीबात पे अटैक करेंगे तो जंग तो और बढ़ जाएगी। इसी वजह से देखें आज जंग में और तेजी आ गई है। आज मुझे लगता है इसराइल के एयरपोर्ट पे भी अटैक हुआ है, और कल रात को जैसे ही अनाउंसमेंट हो रही थी कि ट्रम्प जीत रहे हैं तो नेतन्याहू ने अपना जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको हटा दिया। वो डिफेंस मिनिस्टर क्या चाहता था और क्या कहता था कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूं, जंग बंद करनी है, वो इस पे चल रहा था, उसको हटा दिया। इसका मतलब यानी मिडल ईस्ट में जंग और बढ़ेगी। और भाईजान ने क्या कुछ दिन पहले कहा था कि मैं जंग बंद करवाऊंगा। तो मकसद कहने का ये जो कहते हैं करते कुछ और हैं, और ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। कल सुबह एक और ट्वीट आ जाएगा, कल 2-4 दिन बाद कुछ और अनाउंसमेंट आ जाएगी। इसलिए बहुत ही कंफ्यूजन आ गया दुनिया के अंदर। मुझे लगता है पूरी दुनिया कंफ्यूज हो जाएगी। चौधरी अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अकमल साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ नहीं कह सकते कि आने वाला लम्हा, आने वाले वक्त में वो क्या कानून बना दें या फिर फॉरेन पॉलिसी में कितना कोई चेंज वो कर दें, तो पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की जो है ना वो एंटी वॉर पॉलिसी, वो तो सबको पता है। देखें, उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर जो है उसको बंद कराने की बात की है। इसी तरीके से इसराइल में अगर मैं बात करूं तो आज सर्वे में देख रहा था तकरीबन जो 70% अमेरिकन जो यहूदी हैं उन्होंने कमला हैरिस को वोट दिया। सिर्फ 30% लोगों ने जो है वो इसको ट्रंप को वोट दिया। तो उसने बहरहाल इस चीज को तो कहा हुआ है कि फलस्तीन की और जो लबनान के ऊपर जंग है उसको वो बंद कराएगा, और उसमें उसने अपना रोल बहरहाल अदा करना है। जहां तक बात है ईरान की कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे, तो वो मतलब तो जंग ना करने वाली बात है ना, कि हम लड़ाई नहीं करने देंगे किसी से, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो उसके आने की वजह से मेरे ख्याल में ना जो ये है दूसरी जो कमला हैरिस की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, इनका जो है ना वो ये होता है कि ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जंग रहे ताकि इन लोगों को असला वगैरह जो है वेपनाइज हो और ज्यादा बिके। यूक्रेन हो या इजराइल हो, जहाँ पे भी वो असला तो जाहिर है अमेरिका का यूज हो रहा होता है। अच्छा, ट्रंप जो है ना वो इस मर्तबा जो है वो बिल्कुल पीस वाला फार्मूला लेके आया, और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, CIA है या उन सबकी उसने जो है ना वो बिल्कुल प्रेडिक्शंस के अगेंस्ट जाके ये वाला इलेक्शन जीता है। हालांकि मीडिया जो है वहाँ का वो भी जो है वो उसको कमला हैरिस को जो है ना वो कह रहा था जी नेक टू नेक मुकाबला है। हालांकि नेक टू नेक का मुकाबला है, उसने क्लीन मतलब बड़ा वाज़े बरतरी से जो है ना वो ट्रंप जीता है। तो ये वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ा झटका है। बाकी रह गया पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखें, उसने ट्रंप ने बड़ा क्लियर पॉलिसी बनाई हुई है कि हम जो है ना वो जो भी इंपोर्ट्स हमारी हो रही है, हमारे मुल्क की जो इंपोर्ट्स है उसके ऊपर मैं टैक्सेस में इजाफा करूंगा। मतलब ये कि इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहा है कि मैं अपने मुल्क में इंपोर्ट्स कम करूंगा। वहाँ पे पाकिस्तान से भी चीजें जाती हैं, चाइना से भी जाती हैं। चाइना के जो है ना वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, तो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो है ना वो शायद इतने कम अज कम इकोनॉमी के मैटर के ऊपर स्ट्रॉन्ग ना हो सके, तो जिसके नतीजे में हमारा CPEC के हवाले से हम पर जो है वो दबाव आ सकता है कि जी आप चाइना के साथ इस चीज को इतना ज्यादा आगे ना लेके जाएं, दूसरे लोगों को भी हिस्सा दें। और फिर दूसरी तरफ जो उसका ट्रंप का जो बेहतरीन दोस्त है MBS जो उसका है सऊदी अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो उसका सबसे जो गहरा दोस्त है वो है। तो ये और UAE के जो वो लोग मिलके अब ज़ाहिर है वो लोग फिर इन्फ्लुएंस करेंगे ना कि जी किसी तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन वाला मसला भी हल हो, या इसी तरीके से जो पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी है CPEC है उनमें भी दूसरे ममालिक का रोल हो। तो इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली हैं, और इकोनॉमिकली अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना
आसान नहीं होगा ट्रंप की पॉलिसीज के बाद। और इवन मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने डॉलर रखे हुए मैं तो उन पे भी टैक्स लगाऊंगा। अच्छा। फिर उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बड़ा उसने अप्रिशिएट किया है। टेस्ला का जो ओनर है, आपको पता है वो बिटकॉइन में उसका बड़ा वो है, शेयर है, स्टेक है। तो बिटकॉइन पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया होगा ट्रंप की विक्ट्री की वजह से। अच्छा। तो दिस इज ऑल थिंग्स विच शुड बी कंसीडर्ड। ट्रंप की विक्ट्री से पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना उसके इम्प्लीकेशंस और असरात होते हैं, और डेफिनेटली हम पर भी होंगे। अच्छा, इकबाल अडवाणी साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है उस पर कितना असरअंदाज होंगे डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब? देखिए, पाकिस्तान का तो मैं इससे पहले थोड़ा सा जवाब देता रहा हूँ। जी जी जरूर। कि जो जंग के हवाले से जो बात की थी, देखिए रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन से ट्रंप के ताल्लुकात जाती तौर पे अच्छे हैं, तो वो यूक्रेन की जंग तो बंद करवा देगा, लेकिन वो मिडिल ईस्ट की जंग को और बढ़ाएगा। एमबीएस से भी अच्छे हैं, एमबीएस से उससे भी अच्छे हैं। एक सेकंड, वो बढ़ावा देगा उस जंग को, क्योंकि नेतन्याहू वाली जंग जो मिडिल ईस्ट की जंग है उसमें आप देख लेना, और यानी बढ़ेगी वो जंग, कम नहीं होगी। लेकिन यूक्रेन की जंग बंद इसलिए हो जाएगी कि वो नेटो से जान छुड़वाना चाहता है, और वो रशिया के जब उससे उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन देखें, ये तो बात हो गई जंग के हवाले से। अब पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान का अडवाणी साहब, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, तो हम जाती जो दोस्तियां हैं या जाती मफादात हैं उन पे तो हम बात करते ही नहीं है ना, हम तो इंटरनेशनली जो मफादात होते हैं उन पे ही बात करते हैं ना। हाँ, मैं यही कह रहा था ना कि वो तो पुतिन के चले, आप नहीं भी ले, मेरा मकसद कहने का है कि यूक्रेन की जंग वो बंद करवा देगा। उसकी वजह ये है कि वो जंग एक्चुअल जो जंग लड़ी जा रही है वो नेटो की जंग है, यानी नेटो और अमेरिका नेटो से मुझे लगता है जान छुड़वाना चाह रहा है। अच्छा। उस वजह से वो जंग बंद हो सकती है, और कोई वजह नहीं है। बाकी आप रहा सवाल मिडिल ईस्ट का, ये उसी तरह जान छुड़वाना चाह रहा है जैसे अफगानिस्तान से जान छुड़ाई थी। नहीं, अफगानिस्तान से जान, देखे 20 साल तक जंग लड़ी थी, तो जंग लड़ी किसने थी? इनकी पार्टी ने लड़ी थी। जंग डेमोक्रेटिक ने शुरू नहीं की थी, रिपब्लिक ने की थी। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर जंगें रिपब्लिक ने की है। अगर वो जंग बंद करवा भी देता है तो वो दूसरी तरफ क्या करता है कि उन मुल्कों पे प्रेशर करता है, जिन मुल्कों में अगर जंग बंद भी हो जाए तो उन मुल्कों में प्रेशर करता है कि हमारा असला आप खरीदो, हमारे जहाज खरीदो। यानी अभी जो जंग अगर बंद भी करवा देगा जिन जिन मुल्कों में, तो उन मुल्कों को ये अपना असला बेचेगा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा असला आप खरीदे। तो ये वेपन की मार्केटिंग में तो ये आगे ही बढ़ के काम करता है। बाकी रहा सवाल, ये सब हर मुल्कों में जो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा कर रहा है, तो इसका क्या होगा कि जितने मुल्क जो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो अपनी इंडस्ट्री को तो फरोग दे देगा, लेकिन वहां भी तो महंगाई हो जाएगी ना। जो बाहर से चीजें जा रही हैं वो वहां सस्ती बिकती हैं, तो अपने मुल्क को फायदा पहुंचाने की वजह से ये सोचेगा कि मैं अपने मुल्क को फायदा पहुंचूंगा, हमारी इंडस्ट्रियां तरक्की करेंगी। लेकिन उनका जो इंडस्ट्रियों का जो कंपटीशन होगा जो इनका, वो खत्म हो जाएगा, और वहां की इंडस्ट्री फिर आजाद हो जाएंगी, अपने हिसाब से वो माल बनाएंगी, अपने हिसाब से प्राइस रखेंगी, जिसका आगे जाके अमेरिका को नुकसान होगा। अभी मुझे लगता है चाइना के ऊपर मुझे लगता है 200% टैरिफ बढ़ा देगा, इंडिया के ऊपर भी बढ़ा देगा, तो इनकी प्रोडक्ट वहां नहीं जा पाएंगी। तो उनकी इंडस्ट्रियों को तो फायदा होगा, वक्ती तौर पर रोजगार भी मिलेगा, लेकिन महंगाई में कमी नहीं होगी। जो मेन वोट जो लेकर आया है, देखें ये जो 4 साल में इसमें अमेरिका में डबल हो गया, यानी जो चीज 100 रुपए की थी 200 की हो गई। होमलेस लोग बहुत हो गए। तो ये मतलब पाकिस्तान से ज्यादा मुख्तलिफ हालात नहीं है वहां पे भी। वहां पर ये जो इलेक्शन जो ज्यादा जीता है ना, उसकी वजह है कि 4 साल के अंदर महंगाई डबल हो गई, आम आदमी पे इतना अफेक्ट पड़ा जिसकी वजह से इसका वोट बैंक बढ़ गया है। बाकी अगर आप देखें प्रीवियस इसके 4 साल में इसने कौन से ऐसे अच्छे काम किए जिससे अमेरिका को फायदा पहुंचा हो, नहीं है। ये देख लेना आप, इसके 4 साल निकलने दें, आप 4 साल बाद देख लेना कि अमेरिका को नुकसान ही होगा, अमेरिका को भी होगा, और अमेरिका के जो दुनिया से रिलेशनशिप है वो सब देखें ऊपर नीचे होते जाएंगे। किसी से भी बना के नहीं चल पाएगा ये बंदा। अच्छा अकमल साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो हालात हैं वो कुछ गुज़िश्ता दिहाइयों से कुछ एक जैसे चल रहे हैं, और क्या नताइज भी एक जैसे ही आएंगे? नहीं, देखिए ट्रंप के आने से जो है ना वो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट तो आएगा। क्योंकि देखें बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अमेरिका में और
यूके वगैरह में काफ़ी लॉबिंग की है, ये कांग्रेसमैन से लेटर्स वगैरह लिखवाए हैं और दीगर सारी चीज़ें की। उसकी वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव तो है। और फिर जो ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो तो इमरान खान का एक बहुत अच्छा दोस्त भी है और जब गया था वहाँ पे तो उससे भी काफ़ी उसने अच्छे तरीके से वेलकम किया था। तो फिर यहाँ से जो जो चीज़ें वहाँ पे जाना शुरू होंगी और जो जो बयानात आपने देखा जो सीएम पंजाब ने दिए हैं और दीगर लोगों ने भी दिए हैं एंटी ट्रंप बयान, अब ये 2-4 भी अगर उसकी नज़रों के सामने से गुजर जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे जो है ना वो पॉलिसी का एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अब उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत किस तरीके से कंट्रोल करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे यहाँ जो है वो उसको किस तरीके से चीज़ों को लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी में भी आपको एक वाज़े जो है वो डिप्लोमेटिक पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है हमारी उसमें एक वाज़े आपको तब्दीली होती हुई नज़र आएगी। अकमल साहब, इससे पहले तो कई दिहाइयों तक तो हमारी खारजा पॉलिसी कोई थी ही नहीं, हमारा वजीर खारजा ही कोई नहीं था, तो मामलात तो काफ़ी गंभीर थे। अब आप क्या समझते हैं, कुछ बेहतरी की उम्मीद है और हुकूमत के लिए क्या तजावीज़ देंगे? अब वक्त क्योंकि कुछ कम है तो आप बताइए, कुछ शेयर कीजिए कि हुकूमत को मुआशी तजावीज़ कुछ देना चाहेंगे कुछ मईशत की बेहतरी के लिए। देखिए, मईशत की बेहतरी के लिए अगर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाए तो जो पॉलिसी रेट है वो 15% के ऊपर है। मेरे ख्याल में इतना मार्जिन अभी अवेलेबल है कि अगर स्टेट बैंक थोड़ा सा और भी पॉलिसी रेट को नीचे ले आए तो ये बहुत ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। और जाहिर है जब पॉलिसी रेट नीचे आएगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो रन करना शुरू होंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट में जो है ना वो इजाफा होगा। दूसरा जो है ये डेट ट्रैप जो हमारा फाइनेंसिंग के मसले मसाइल हैं इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं जो कि अभी तक डिस्टर्ब है हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स की वजह से, तो वो अगर हमारे आ जाते हैं इन लाइन तो उससे आप देखेंगे कि डॉलर की जो रियल वैल्यू है इसमें 200 रुपए से भी नीचे है। तो जब डॉलर नीचे आएगा तो उसके बाद जो है वो आपको नज़र आएगा कि जो जीडीपी पर कैपिटा है या रियल इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो उससे महंगाई के असरात में जो ना बड़े अच्छे असरात पैदा होंगे। तो जो फॉरेन अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है, उसको जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और जल्द अज जल्द जो अल्टरनेटिव्स हैं जो आने वाली 3 सालों में हमने पेमेंट्स करनी है एनुअल, तो उनका अगर बंदोबस्त हो जाए और ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $25 अरब तक मेंटेन कर लें तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम चीज़ों को चला सकेंगे। ठीक है, इकबाल अडवाणी साहब से भी पूछ रहे थे। इकबाल अडवाणी साहब, वज़ीर ख़जाना तो ये कहते हैं कि हमें अपनी क्रेडिट वैल्यू बढ़ानी होगी, तो आपको कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है कि हम अपनी क्रेडिट वैल्यू बढ़ाएं, अपने आप को अच्छा इसलिए जाहिर करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा मिल सके? क्या यही इसी में हमारी मुआशी बेहतरी के कुछ इशारे हैं? देखिए, पाकिस्तान की आज की तारीख में एक इमेज बेहतर बन गई है दुनिया में। उसकी कुछ वजूहत है, उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे काम कर दिए। ग्लोबली हालात चेंज हो गए हैं दुनिया के, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है। आप देखिए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, कतर से आ रही है, यूएई से, सऊदी अरब से आ रही है, बाहर के मुल्कों से आ रही है। इसकी वजह ये नहीं है कि सबका ट्रेस पाकिस्तान के ऊपर बन गया, नहीं, ग्लोबली हालात चेंज हो गए हैं। पहले एक अमेरिका था जो एक सुपर पावर थी, अब ब्रिक्स नाम से एक इदारा बन गया है, तो दुनिया उसकी तरफ जा रही है। तो अब पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एक ऐसी जगह पे है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बन गई है। देखिए, पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी, चाइना का पड़ोसी, इंडिया का पड़ोसी, अफगानिस्तान का पड़ोसी, ये 4 मुल्क बहुत पावरफुल है आज की तारीख में। अफगानिस्तान को भी आप पावर में समझे, आगे जाके बहुत बड़ी पावर बनेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक इमेज बन गई है। दूसरी एक चीज मैं बताऊं तो मुझे इंडिया का और चाइना के रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक जरूरत बनती जा रही है। ब्रिक्स इतनी पावरफुल होती जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान जरूरत बनती जा रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्योंकि जंगी हालात जब हो रहे हैं दुनिया में, तो सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट दूसरी गुड्स के अलावा वेपन भी बहुत एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान के पास वेपन्स भी बहुत है एक्सपोर्ट करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंस बन गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर आ रहे हैं। उस वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पैसा आ जाएगा,
थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेहतरी की उसकी वजह बिल्कुल ये उम्मीद, बेहतरी की बिल्कुल उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अयूब मेहर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, कराची का मामला कुछ ऐसा ही है कि कमाऊ पूत तो है लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किया जाता है। सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो शहर कायद के बासियों में मायूसी की जो शरह है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।